क्वेश्चन नंबर 55 तक हम लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 56। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में सिमिलर क्वेश्चन दिया गया है। और ये ये क्वेश्चन जैसे पहले हम आगे एक टॉपिक और पढ़ाते थे ना, रिलेटिव वेलोसिटी वाला, तो वहां पर कुछ और भी क्वेश्चंस रहते थे तो उसी के साथ में कराते थे। लेकिन अभी रिलेटिव वेलोसिटी हमने आपको बता ही दिया है कई बार कि रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। और जो भी रिवर बोर्ड के क्वेश्चंस थे वो भी नहीं करने, लेकिन कुछ स्पेशल चीजें हमें देखनी है जिसमें एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये अभी भी एनसीईआरटी में जो रिलेटिव वेलोसिटी वाले हैं वो हटा दिए गए, लेकिन ये क्वेश्चन देखने में लगता है रेन का और अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी का नहीं, ये सिंपल वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। सडनली विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ with a speed of 10 meter per second. In which direction should a person waiting at a bus stop hold his umbrella? तो इसमें उसने यहाँ पर कहा है जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है वही यहाँ पर आपको जस्ट दी गई है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। जैसे डायग्राम से समझते हैं। जैसे सपोज कर लिया एक कोई ऐसे लेवल दिखा देते हैं यहां पर, ठीक है। अब कोई भी पर्सन है वो सपोज कर लिया इस लोकेशन पर यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक, यहां पर। और रेन जो है वो रेन ड्रॉप ऊपर से सीधे गिर रहे हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ऐसे हमने 3 जगह दिखा दिया, ठीक है। तो यहां पर जो भी रेन ड्रॉप है वो इस तरीके से सपोज कर लिया ऐसे हैं, और ये रेन ड्रॉप ऐसे नीचे जाएंगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन आपको दी गई है यहां पर, वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड, कहीं पर भी आप दिखा सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब रेन ऐसे गिर रही है यहां पर सीधे। अब उसने कहा सडनली विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो जो विंड है उसकी एक वेलोसिटी यहां पर दी गई है नॉर्थ से साउथ। तो वैसे जैसे हमें नॉर्मली कहीं पर मानना होता है तो हम इसे नॉर्थ मानते हैं, इसे साउथ मानते हैं, इसे ईस्ट मानते हैं और इसे वेस्ट मानते हैं। लेकिन अगर हमें वर्टिकल कंडीशन दिखानी होती, जैसे कि यहां पर आप ये वर्टिकल ही तो दिखा रहे हैं, तो अगर वर्टिकल कंडीशन कहीं पर माननी तो फिर इधर नॉर्थ और इधर साउथ कैसे भी मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी अगर वर्टिकल कंडीशन है तो वहां पर। तो इसे अगर हमने वर्टिकल माना तो मान लेते हैं इसको हम नॉर्थ मान रहे हैं और इसे हम साउथ मान रहे हैं, ठीक है। अब जो विंड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम दिखा देते हैं विंड की जो वेलोसिटी इसी में ऐसे यहां पर इस तरीके से, ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ विंड हो गई। सभी में वैसे आप दिखा सकते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड। तो अगर हम किसी भी बॉडी को 2 वेलोसिटीज देंगे तो वो बॉडी ना तो इधर जाएगी ना इधर, बल्कि किधर जाएगी, जिधर रिजल्टेंट होगा उधर ही जाएगी ना। तो इसका मतलब इन दोनों का हम रिजल्टेंट यहां पर निकाल लें इस तरीके से, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब जो भी रेन है वो ऐसे इसके ऊपर गिरेगी जाकर, तो ये सभी टर्न हो जाएंगे, ये भी ऐसे टर्न हो जाएगी, ये भी, ठीक है ना। इसमें और कुछ करना नहीं। जैसे सिंपल वे में अगर आप सोचो तो नॉर्मली भी तो यही होता है, जैसे आज तो बारिश हो भी रही है, तो ऐसे बारिश जब होती है तो जब हवा चलने लगती है, जैसे मान लिया एकदम बिल्कुल विंड ना चले, हवा बिल्कुल ना चले, तो बारिश एकदम सीधे सीधे ऐसे ड्रॉप्स आपको गिरेंगी, ठीक है। लेकिन अगर बारिश होती है तो जैसे ऐसे बारिश का झोंका इधर, मतलब इसका जो है हवा अगर ऐसे चली, विंड इस तरीके से अगर चलती है तो क्या होता है, जिधर से जैसे अगर इस साइड से इस साइड में विंड चली तो जो बौछार होती है वैसे टर्न हो जाती है ना, इस तरीके से आपके ऊपर पड़ती। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है ना कि पहले उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड थी, फिर उसमें विंड की वेलोसिटी जुड़ गई, तो उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इधर हो गई। तो अगर इधर से विंड चलेगी तो ये बौछार जो भी होगी, ये पानी जो होगा वो इस तरीके से ऐसे टर्न कर जाएगा। तो यहाँ पर रेन इस तरीके से आप इसे आते हुए फील होंगे। मतलब अगर इसे बचना है तो इसे अम्ब्रेला यहाँ पर
होल्ड करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है, इस लोकेशन पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। तो आपको यही एंगल निकालना है कि क्या होगा, वर्टिकल टू नॉर्थ, वर्टिकल टू नॉर्थ, वर्टिकल टू साउथ, वर्टिकल टू साउथ, मतलब वर्टिकल से क्या एंगल रहेगा और किस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं वर्टिकल से किधर जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं। तो आपको ये एंगल यहां पर जो थीटा होगा ये बताना है, और एक बात तय हो गई कि वर्टिकल से नॉर्थ होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन सेकंड में से ही कोई होगा। अब वो एंगल आपको निकालना पड़ेगा। तो आप यहां पर देखो, जैसे ये वर्टिकल है और ये वाली लाइन, यहां पर भी तो है वर्टिकल और यही कॉमन लाइन है ना, तो यानी कि ये जो एंगल होगा यहां पर वही एंगल बनेगा जाकर, ठीक है। तो जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा। तो कहीं से भी आप देख सकते हैं, जैसे जो एंगल यहां पर थीटा होगा वही एंगल थीटा ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये लाइन ऐसे आप देखो तो यहां से डायरेक्ट देख सकते हैं, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। अभी थीटा हमारे लिए बहुत आसान है निकालना। जैसे ये जो रेन की वेलोसिटी है वो उसने आपको दी थी 30, और जो विंड की वेलोसिटी वो उसने दी 10। तो आप यहां पर जो एंगल है इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, दैट इज tan थीटा। जैसे ये अगर VW है यहां पर 10, तो ये भी तो 10 हो जाएगा। पैरेललोग्राम में सामने सामने की साइड्स बराबर होंगी, तो tan थीटा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 30। तो यहां पर tan थीटा क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 30, दैट इज 1/3, या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, और ये डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम वर्टिकल टू नॉर्थ, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लो। क्या कि नहीं, आज ही की डेट में कर लेना, कितना टाइम लगाते हैं। हो गया ना सभी का, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। A car is traveling due north at 20 km per hour, turns east and then continues to move with the same speed. If it takes 10 seconds to complete the turn, find the change in velocity and the average acceleration during the turn. तो change in velocity पहले निकाल लेते हैं, और change in velocity आ जाएगा तो acceleration का मतलब change in velocity upon time interval, तो आपको उसने दे ही दिया है 10 सेकेंड, और डेल्टा वी आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर डेल्टा वी निकालते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे आप देखो कार जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है जैसे मानते हैं वैसे हम लोग यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। ये ईस्ट है, ये यहाँ पर हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ठीक है। कार इज ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया v इनिशियल, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि 20 किलोमीटर पर आवर है, और यहां पर उसको हमने ब्रैकेट में दिखा दिया, इनिशियल हो गया। फिर उसने कहा टर्न ईस्ट एंड देन कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम स्पीड। फिर वो ईस्ट में टर्न करती, तो हम उसका एक्चुअल पाथ नहीं दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोई एक्चुअल उसको पाथ दिखा के उसको सॉल्व तो करना नहीं, हम जस्ट वहां पर वेलोसिटीज के वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हम उसे ईस्ट डायरेक्शन में दिखाएंगे, लेकिन हमें उसने बोल दिया है कि वो अपनी स्पीड चेंज नहीं करता है, सेम स्पीड रखता है, बस उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। तो इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, वी फाइनल, तो वो वी फाइनल होगा ईस्ट डायरेक्शन में, और अगेन मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। अब जैसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो यहां से टर्न करेगा। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर होंगे तो बराबर ही, ठीक है, दोनों वेक्टर्स अगर हम इसको यहां से मिला देंगे तो दोनों वेक्टर्स पैरेललोग्राम मेथड में आमने सामने की साइड्स बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पर ये कोई उसका पाथ रिप्रेजेंट नहीं करना, पाथ तो ऐसे ही होगा कि पहले वो ऐसे जाएगा यहाँ पर सीधे और फिर वो ऐसे टर्न करेगा। तो इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ट्रायंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड। ट्रायंगल मेथड में थोड़ा सा डायरेक्शन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम पैरेललोग्राम मेथड आपको बता रहे हैं। तो पैरेललोग्राम मेथड में हम लोग
जो वेक्टर्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल मेथड में क्या करते हैं, वेक्टर को यहां और अगला वेक्टर यहां रखते हैं, और अगर पैरेललोग्राम मेथड होता है तो पहला वेक्टर यहां और दूसरा वेक्टर यहां रखते हैं, एक ही पॉइंट से रखते हैं ना। तो मेथड तो वही है, रिजल्ट भी वही देगा आपको, आपको जस्ट यहां पर रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे इसमें अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और इसमें रिजल्टेंट निकालेंगे तो भी तो ऐसे हो जाएगा। बस मेथड तरीका अलग अलग, ट्रायंगल मेथड में अलग तरीके से करते हैं और पैरेललोग्राम में अलग तरीके से करते हैं, सब कुछ हम लोग समझ ही चुके हैं पहले। तो ये यहाँ पर हमने क्या दिखाए हैं, इनिशियल और फाइनल उसकी वेलोसिटीज, पाथ नहीं दिखाया, ये कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना। तो आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो यही तो कहेंगे कि पहले कोई कार है वो नॉर्थ में गई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ में है और स्पीड क्या है 20, और बाद में फाइनल आपको दिख रहा है 20, तो यही तो कहेंगे कि बाद में वो ईस्ट में टर्न कर गई, लेकिन स्पीड उसकी क्या है 20। अब आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। अब आप देखो पहले चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, डेल्टा वी, दैट मींस वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब आपको फाइनल से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करना है ना। सब्ट्रैक्शन में हम लोग पहले से ही समझ चुके हैं कि हम क्या करते हैं कि जैसे इसके पहले माइनस लगा हुआ है तो जिसे घटाना होता है, जैसे आपको क्या बताया गया था कि a माइनस बी, a माइनस बी, ये कहा गया था ना, अगर घटाना होता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a प्लस माइनस बी, मतलब पहले हम जिसके पहले माइनस होता है उसको रिवर्स कर देंगे और देन हम उसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो v फाइनल माइनस v, जिसके पहले माइनस लगा उसी को रिवर्स करना, तो v इनिशियल इधर है तो माइनस v इनिशियल इधर हो जाएगा। क्या डायरेक्शन बदलने से उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, वो रहेगा 20 ही। अब आप देखो इन दोनों का रिजल्टेंट वही तो डेल्टा वी हो जाएगा, तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो। ये हो जाएगा और इसी को हम क्या कह देंगे, डेल्टा वी कह देंगे, ठीक है, डेल्टा वी आ जाएगा। तो ये डेल्टा वी की डायरेक्शन क्या होगी जल्दी बताओ, साउथ ईस्ट, क्योंकि यहां 20 यहां 20, तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल, और इक्वल मैग्नीट्यूड अगर है तो उसका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये एंगल बिना कैलकुलेशन के हमें पता चल गया कि ये एंगल होगा 45 डिग्री। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन तब करते हैं जब अलग अलग होते हैं, जब सेम मैग्नीट्यूड है तो उसमें क्या कैलकुलेट करना। और अगर हम यहाँ पर 45 वाली वैल्यू की बात करें तो डायरेक्शन वगैरह सब आपको समझा चुके हैं, तो ये अगर ईस्ट है ये साउथ है तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। अब आपको इसका निकालना है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab कॉस 90 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर में आपको याद होना चाहिए कि परपेंडिकुलर में चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, परपेंडिकुलर अगर है तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि आगे का टर्म 90 होने की वजह से हट जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 20 स्क्वायर एंड प्लस 20 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाहर आएगा 20, तो क्या आ जाएगा 20 और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1, 20 कॉमन लेकर बाहर निकाल देंगे तो वो तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 20 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा 20 रूट 2, 20 रूट 2 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट, ठीक है, नोट कर लो इसे। सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, बस डेटा बदल दिया गया यहां पर। सिंपल वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था, डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, डायग्राम में कैसे दिखाएंगे वही आपको बताना था। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वो भी करने की जरूरत नहीं, डायग्राम इसलिए बनाया गया जिससे कि डायरेक्शन आपको समझ में आ जाए। एक्सप्रेशन बताओ सॉल्व करके क्या होगा, हाँ डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड आ गया है, उसने आपसे एक्सलेशन भी पूछा है कि एक्सलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी,
क्या होगा बताओ? कुछ लोग 2√2 बता रहे हैं, तुम्हारा क्या है? 5√2 डिवाइडेड बाई 9। और कोई? यहां पर जो आप 2√2 बोल रहे हैं, तो जो भी काम करो थोड़ा उस पर ध्यान भी तो दो कि क्या कर रहे हैं। यहां पर आपको ऑप्शंस तो नहीं दिए गए, लेकिन ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे तो कुछ भी कर डालोगे। आपने यहां पर 10√2 लिखा और डिवाइडेड बाई कर दिया 10, और यूनिट ध्यान नहीं दिया आपने। ये क्या है और वो क्या है? हाँ, तो किलोमीटर पर आवर में सेकंड से डिवाइड कर दोगे, या तो आर बनाओ उसको, और या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो ऑप्शंस भी तो दिए जाएंगे। मान लिया उसमें लिख देता वो 2√2 एक ऑप्शन में, तुम तो निकल के चटपट निकल लेते वहां से करके। तो यहाँ पर तुरंत जो है ऐसे नहीं करते, जब भी कोई भी चीज देखो तो उसका डेटा, यूनिट, डायग्राम, हर चीज पर नजर रखनी तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जैसे आप, ये तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर कि मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में। अगर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में रहेगा तो आप 10 सेकंड को आर में कन्वर्ट करेंगे, और अगर यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लो। जैसे हम यहाँ पर ए निकाल दे रहे हैं, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो ये है 20√2। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, ठीक है। अब वो भी सेकंड में है, 10 क्या है? सेकंड में है ना, तो 10 सेकंड। अब ये यहाँ पर सॉल्व करो आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 18 9 हो जाएगा ना, तो 5√2 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी बताओ डायरेक्शन क्या होगी इसकी? क्या होगी डायरेक्शन? साउथ ईस्ट, सेम डायरेक्शन रहेगी। जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, वही एक्सलेशन की, क्योंकि टाइम की कोई डायरेक्शन थोड़े होती। तो इसका मतलब ए और डेल्टा वी जिधर चेंज होगा, मतलब उधर ही एक्सलेशन एक तरह से जनरेट हुआ। तो आप यहां पर लिख देंगे डायरेक्शन साउथ ईस्ट आया था ना, तो साउथ ईस्ट। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो जो नीट में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 58, वो करके दिखाओ, तब पता चलेगा कि समझ में आया कि नहीं आया। लैंग्वेज हम समझा दे रहे हैं, ये यहां पर नोट कर लिया ना सभी ने? हो गया ना? A football player is moving southward, southward मतलब साउथ की ओर, and suddenly turns eastward with the same speed। मतलब साउथ में जा रहा था, फिर अचानक से वो ईस्ट में टर्न कर गया। यहाँ पर साउथ में जा रहा था और ईस्ट में टर्न कर गया। टू अवॉइड एन अपोनेंट, अपोनेंट मतलब उसका जो प्रतिद्वंदी है, ठीक है, उसे अवॉइड करने के लिए वो यहाँ पर कैसे टर्न करता है? ईस्ट में। The force that acts on the player while turning is, फोर्स किधर एक्ट करेगा? तो जैसे एक्सलेशन और फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, तो चाहे आप एक्सलेशन की डायरेक्शन बता दो, चाहे फोर्स की डायरेक्शन बता दो, दोनों का मतलब तो एक ही रहेगा। तो आपको जस्ट डायरेक्शन बतानी है कि किधर एक्ट करेगा जो फोर्स वहां पर है। क्या होगा? सेकंड, नॉर्थ ईस्ट होगा ना, बिल्कुल सही, यहां पर सेकंड होगा। तो आप सोचो, ये जो क्वेश्चन अभी आपको कराया गया और जो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया था, इसमें तो आपको फिर भी एक कैलकुलेशन भी करना पड़ा। उसमें तो कुछ नहीं पूछा गया था आपके यहाँ, जस्ट डायरेक्शन पूछी गई थी। बस अंतर क्या था कि हमने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ में दी थी, ठीक है, तो ये यहाँ पर टर्न किया तो ये आया साउथ ईस्ट, और उसमें उसने साउथ में दे दिया। तो जब टर्न करेंगे तो कैसे हो जाएगा यहाँ पर? मतलब जब रिवर्स करेंगे तो इधर हो जाएगा नॉर्थ की तरफ, तो डायरेक्शन क्या आ गई? नॉर्थ ईस्ट आ गई। बस डायरेक्शन ही जस्ट आपसे पूछी गई थी, तो उसको ऐसे हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट है, ये यहाँ पर ईस्ट है, और ये है साउथ। जो पहले उसकी वेलोसिटी साउथवर्ड, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पर, इसको हम लोग कह देंगे ये इनिशियल वेलोसिटी है, और इसकी स्पीड मान लेते हैं v के बराबर है। ऐसे कुछ दिया नहीं गया तो v मान लिया हमने। और फिर फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कैसे टर्न किया? ईस्ट में टर्न किया,
टू अवॉइड एन अपोनेंट। तो यहां पर हमने उसे टर्न कर दिया इस डायरेक्शन में और ये क्या बन गया, वी फाइनल, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा तो ब्रैकेट में लिख दिया वी, मैग्नीट्यूड सेम है। अब आप देखो यहां पर उसने क्या कहा कि इसका जो इस पर फोर्स एक्ट करेगा वो किधर रहेगा, तो चेंज इन वेलोसिटी तो निकालना है, तो डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये रहेगा। तो वी इनिशियल यानी कि इस वाली वेलोसिटी को आप टर्न कर दो इस साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस वी इनिशियल, मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा डेल्टा वी, ठीक है। और डेल्टा वी की डायरेक्शन यहां पर हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। ये मैंने मैग्नीट्यूड्स क्यों लिखे थे, जिससे कि आपको ये दिख जाए यहां पर कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए उनका जो रिजल्टेंट होगा उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि जब ये दोनों वी हैं तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। और यहां पर ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी ना, तो यहां पर अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि जो डायरेक्शन डेल्टा वी की होगी, जैसे हम यहां पर लिख दे रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी, तो वही इंप्लाई करेगा डायरेक्शन ऑफ ए और एफ, ठीक है, एक्सलेशन या फोर्स की डायरेक्शन। जिधर एक्सलेशन उधर ही फोर्स, एक तरह से कह सकते हैं, या कहते हैं जिधर फोर्स उधर एक्सलेशन, और जिधर एक्सलेशन उधर ही चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ ए या एफ को इंप्लाई करेगा, तो इसका मतलब फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा अलोंग नॉर्थ ईस्ट। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। A boat takes 2 hours to travel 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर। एक बोट जो है वो 2 घंटे लेती है टू ट्रेवल 8 किलोमीटर एंड बैक, मतलब 8 किलोमीटर गई और वापस भी आई है। कितने घंटे में? 2 घंटे में। इफ द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन फॉर गो अप स्ट्रीम ऑफ 8 किलोमीटर एंड देन कमिंग बैक वुड बी। मतलब अब जब वहां पर उसने आपको वेलोसिटी दे दी वाटर की 4 किलोमीटर पर आवर, तो उसने कहा है कि अप स्ट्रीम में जाना, ठीक है, यहां पर क्या कहा गया, देन टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जाना और देन वापस आना, ठीक है, मतलब एक तरफ से अप स्ट्रीम तो दूसरी तरफ से डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। हमने सारी चीज आपको पढ़ा दी, अप स्ट्रीम का मतलब, डाउन स्ट्रीम का मतलब, उसमें स्पीड क्या होगी, टाइम क्या लगेगा, सारी चीजें हैं। तो सीधे सीधे आपको वैल्यूज निकालनी। अब आप याद करो कि जो अप स्ट्रीम का था, जैसे अगर हम एस डिस्टेंस चल रहे हैं तो अप स्ट्रीम में जाते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, v माइनस सी, और डाउन स्ट्रीम में v प्लस सी। पीछे आप डायग्राम वगैरह सब बना हुआ है, ठीक है, तो दोबारा बनाने की जरूरत है नहीं। लेकिन आपको वो जो टाइम दिया गया था वो था s डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई v माइनस सी या s डिवाइडेड बाई v प्लस सी। यानी कि आपको पता होना चाहिए v क्या है और c क्या है। तो c तो उसने डायरेक्ट दे दिया, c का मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो वो वेलोसिटी आपको 4 किलोमीटर पर आवर दी गई है। अब आपको वहां पर क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन या वेलोसिटी ऑफ बोट। तो बोट की वेलोसिटी यहां पर क्या होगी वो आपको देखना है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर कि जो बोट है उसने कहा कि 8 किलो स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में जो वेलोसिटी होगी वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी ना, जो v को कहा गया था, v इज द वेलोसिटी ऑफ मैन या बोट इन स्टिल वाटर, तो वो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी। जैसे अगर आपको एक्चुअल वेलोसिटी देखनी है कहीं, तो आप कैसे देखेंगे, रुके हुए पानी में देखेंगे ना, आपकी अपनी क्षमता क्या है। जैसे मान लिया पानी एकदम रुका हुआ है तो उसमें आपको अपनी कैपेबिलिटी पता चलेगी। अब मान लिया बहुत तेज फ्लो चल रहा है, वो बाहुबली वाला, ठीक है, तो उसमें अगर आप कूद पड़ो तो पता नहीं चलेगा हम तैर रहे हैं कि वो हमको बहा के ले जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो स्टिल वाटर में रियल जो उसकी वेलोसिटी है वो पता चलती है। तो यहां पर उसने यही कहा है कि स्टिल वाटर में वो 2 आवर
में जाता है 8 किलोमीटर, देन वापस आता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो कि 8 किलोमीटर जाना और देन 8 किलोमीटर वापस आना, और तब उसकी जो स्पीड रही होगी वो कितनी है, v, बोट के लिए, ठीक है, जो भी बोट है। तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं फॉर बोट, बोट के लिए जो v हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस यहां पर 8 + 8 हो जाएगी ना, कितना, 16 किलोमीटर, और जो टाइम लगा वो उसको 2, यानी कि ये आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये v की वैल्यू आ गई, और c आपको दिया गया है, ये गिवन है, गिवन c इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर। अब आपको जो रिक्वायर्ड टाइम है वो पता चल जाएगा, रिक्वायर्ड लग रहा है रिक्वायर्ड, वो टाइम यहां पर क्या है, s डिवाइडेड बाय, जैसे हम ऐसे यहां पर लिखते हैं टी अप एंड टी डाउन, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रहेगा, अप का मतलब टी अप स्ट्रीम हो जाएगा, अप स्ट्रीम यूएस, एंड प्लस टी डी एस लिख दिया, मतलब डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम के लिए हम लोगों ने लिखा था s डिवाइडेड बाई v माइनस सी, और डाउन स्ट्रीम के लिए s डिवाइडेड बाई v प्लस सी। फिर उसने कहा है कि वो 8 ही किलोमीटर जाएगा, तो हमने यहां तो लिया 8 और डिवाइडेड बाई v की वैल्यू 8 और c की वैल्यू क्या है 4, तो यहां पर हो जाएगा 8 माइनस 4, ठीक है, प्लस इसके बाद s की वैल्यू तो अगेन वही रहेगी 8, और v की वैल्यू क्या है 8, और c की वैल्यू क्या है 4, तो ये आ जाएगा, ये 8 माइनस 4 4, 8/4 कितना 2, तो ये आएगा 2 आवर्स, और प्लस इसमें और कितना जोड़ना है 8/12 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाई 12, लेकिन ये भी आवर्स में ही तो रहेगा, क्योंकि हमने सब कुछ किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर में रखा है। अब उसने जो आंसर्स दिए हैं वो आर और मिनट में दिया है, तो 2 आर तो हमें दिख रहा है, और प्लस और कितना मिनट, तो हम वो लास्ट वाला जो है उसको मिनट में कन्वर्ट कर लें, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 आर, और आर्स को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इतने मिनट, इसका मतलब 2 आर, और ये 5 × 8 40 हो जाएगा, तो 40 मिनट, 2 आवर एंड 40 मिनट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लेना आपने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अ मैन स्विम्स 3 किलोमीटर इन 3 आवर इन स्टिल वाटर, while a log, log मतलब लकड़ी का कोई टुकड़ा है, floating downstream covers a distance of 1 किलोमीटर during this time, मतलब 3 घंटे में अगर हम मैन की बात करते हैं तो वो कितना जाता है 3 किलोमीटर, लेकिन जो वो लकड़ी का टुकड़ा है वो कितना जाता है सिर्फ 1 किलोमीटर। ड्यूरिंग दिस टाइम हाउ मेनी किलोमीटर विल द मैन स्विम अप स्ट्रीम इन 3 आवर, तो उसने कहा जो मैन है वो कितने किलोमीटर, हाउ मेनी किलोमीटर विल द मैन स्विम अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में वो कितने किलोमीटर जाएगा। तो अप स्ट्रीम का हमारे पास टाइम का फार्मूला है, उसने कहा 3 आवर्स ना, तो अप स्ट्रीम के लिए t इज इक्वल टू हम लिखते हैं s डिवाइडेड बाई v माइनस सी, ये लिखते हैं ना। तो अगर हमें t दिया गया है और हमें पूछा है उसने हाउ मेनी किलोमीटर, यानी कि s उसने पूछा है, तो अगर हमारे पास फार्मूला है t इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई v माइनस सी, तो उसने s पूछा है, क्वेश्चन मार्क है, और t की वैल्यू आपको उसने दे दी है 3, तो आपको क्या चाहिए, v और c चाहिए। अगर ये दोनों हमें पता चल जाए तो हम इसी में वैल्यूज रखकर s की वैल्यू निकाल लेंगे। अब उसने ना तो कहीं v दिया है ना ही उसने आपको c दिया है, तो अब आप देखो उसने क्या दिया, उसने कहा मैन स्विम्स 3 किलोमीटर इन 3 आवर्स इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में वो 3 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, तो हम स्पीड निकाल लेंगे ना उसकी, यानी कि v क्या होता है, v होता है स्पीड ऑफ मैन और बोट इन स्टिल वाटर। तो अगर हम यहां पर लिखें फॉर मैन, तो मैन के लिए हम लोग कह सकते हैं v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई टी, तो s की वैल्यू है 3 और t की वैल्यू भी 3 है, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, दोनों चीजें दी गई ना सामने आपको,
ये 3 किलोमीटर, ये किलोमीटर है और ये आवर्स में, तो 1 किलोमीटर पर एक काम हो गया ना हमारा। अब आप देखो आपको सी चाहिए, तो आप याद करो आपको बताया गया था कि अगर कोई फ्लोटिंग बॉडी है, मतलब जैसे जो बॉडी ऐसे लकड़ी का टुकड़ा वगैरह डाल दिया जो उतराती है बॉडी, ठीक है, मतलब जिसके पास अपना कोई वहां पर पावर नहीं है तैरने का, तो अगर कोई बहते हुए पानी में कोई चीज ऐसे डाल दो प्लास्टिक की या लकड़ी की, तो वो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगी, और किस वेलोसिटी से, रिवर फ्लो की जो वेलोसिटी उसी से। यानी कि हम यहाँ पर जो लॉग है, जो लकड़ी का टुकड़ा है, उसका यूज करके हम c निकाल सकते हैं। c इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी लॉग के लिए। तो लॉग कितनी डिस्टेंस जाता है 1, तो यहां पर हो गया 1 किलोमीटर, और जो टाइम है उतने ही समय में यानी कि 3 आवर्स, तो ये हो जाएगा 1/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों काम हो गए हमारे, यही दोनों चीजें तो चाहिए थी, बाकी तो फॉर्मूले में एस निकालना था, टी आपको दिया था, वी और सी नहीं पता था, सब कुछ हो गया ना। वैल्यूज डालकर सॉल्व कर ले, नोट कर डालो, क्या आएगा सेकेंड। नोट कर लिया। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो थ्योरेटिकल टाइप के हैं, वो भी समझना जरूरी है। तो ये हो गया ना सभी का, देखते हैं यहां पर, सोच समझ के बताना है। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, देखो दो बातें ध्यान दो आप, उसने कहा मिनिमम, कम से कम कितने वेक्टर्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसा, इक्वल, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट। फर्स्ट ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन बताना है सिर्फ आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा 2, कि अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर चाहिए इक्वल मैग्नीट्यूड के कि उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए, तो सिंपल सी बात है कि जैसे हमने यहां पर एक बॉडी ली, अब इस पर अगर हम एक फोर्स इधर लगा दें 10 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स हम इधर, हम फोर्स लेकर समझा दे रहे हैं क्योंकि फोर्स भी तो एक वेक्टर ही क्वांटिटी है ना, तो यहां पर 10 न्यूटन का इधर लगा दें, तो ये दो फोर्स हमें चाहिए यहां पर, और अगर उन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट हम लगा दें तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर जो इनका रिजल्टेंट है यानी कि एफ नेट की वैल्यू अगर आप देखें, एफ नेट वैसे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहें इसके सपोर्ट में लिखना तो आप सपोर्ट में लिख सकते हैं, आपको बात के लिए आराम रहेगी, समझ में आ जाएगा तुरंत कि क्या बताया गया था। एफ नेट जीरो, यानी कि हमें कम से कम दो वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी यहां पर, वो भी मिनिमम नंबर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, तो यहां पर सेकंड, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जहां पर क्वेश्चन है वहीं पर लिख लो, अलग कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं इसको, ठीक है, उसमें जगह तो होगी ना सामने, हाँ उसी में लिख लो, हिंट लिखना है तुम्हें ना उसमें बस, जस्ट ये कोई सॉल्यूशन थोड़े है। हम बस ये 10 न्यूटन दिया तो गया नहीं है, हाँ तो ये नहीं सोचना बाद में फिर 10 न्यूटन वो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया गया कि कोई भी वेक्टर अगर हम ले लें यहाँ पर,
तो 10 और 10 न्यूटन ये फोर्स ले लिया, तो हमें समझ में आ गया कि 2 चाहिए, और कैसे रिजल्टेंट 0 होगा वो आपको बता दिया। अब ये चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सलेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, सब में यही सिचुएशन लागू होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ, देखो अगेन आपको मिनिमम नंबर चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ, और यहां क्या लिखा है, कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड कैसा, डिफरेंट, कैन बी एडेड टू गिव 0 रिजल्टेंट। सेकेंड, 3 चाहिए मिनिमम, कम से कम आपको 3 वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी अगर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में आप चाह रहे हैं वहां पर। तो ये पॉइंट भी हम लोगों ने समझा था पहले भी, और उसी को लेकर हम समझा दे रहे हैं आपको कि जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, मान लिया एक अगेन हमने बॉडी ली, और इस पर हमने एक फोर्स इधर लगा दिया जिसकी वैल्यू है 3 न्यूटन, और दूसरा फोर्स हमने इधर लगा दिया जिसकी वैल्यू है यहां पर 4 न्यूटन। ठीक है, अब हमें इसका रिजल्टेंट करना है 0, जैसे हमने 2 बनाए, लेकिन अब की बार रिजल्टेंट अभी 0 तो है नहीं, तो यहां पर 3 न्यूटन है, 4 न्यूटन, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, तो वो तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा। ये 5 न्यूटन अलग से नहीं लगाया, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, 3 और 4 का। अब आप सोचो कि आपको ये पता चल गया कि अगर हम इधर 3 इधर 4 लगाएंगे तो इस बॉडी पर एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा 5 न्यूटन का इधर, और आपको करना है इसका रिजल्टेंट 0। तो अगर 0 करना है रिजल्टेंट, तो जितना इन दोनों का रिजल्ट है उतना ही एक वेक्टर लो 5 न्यूटन का, और उसको उल्टा लगा दो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और कितना है ये 5 न्यूटन। तो अब क्या होगा, ये 3 और 4 का रिजल्ट आएगा 5, और ये 5 न्यूटन इस 5 न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से इसका जो नेट फोर्स या रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो आपको कितने चाहिए, 3, और तीनों का मैग्नीट्यूड देखो डिफरेंट है, उसने ये कहा था ना डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड कोप्लेनर, और ये तीनों एक ही प्लेन में लगाने पड़ेंगे आपको, जैसे ये दोनों लगाया तो उसी प्लेन में बस अपोजिट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लिया आपने, नेक्स्ट देखते हैं 63, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, देखो फिर से मिनिमम है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स, यानी कि नॉन कोप्लेनर, उसमें कंडीशन क्या थी, कोप्लेनर, इसमें कंडीशन क्या होगी, डिफरेंट प्लेन मतलब नॉन कोप्लेनर, कैन बी एडेड टू गिव 0 रिजल्टेंट। इस बेसिस पर तो नहीं बताने जा रहे, पहले हम 2 थे, दूसरे में 3, तीसरे में 4 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, हाँ तो समझते जाना, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें जरा एक बात देखो, जैसे उसमें उसने लिखा था कोप्लेनर, लेकिन साथ में उसने लिख दिया डिफरेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन इसमें लिखा नॉन कोप्लेनर है, डिफरेंट प्लेन मतलब नॉन कोप्लेनर, लेकिन उसने मैग्नीट्यूड के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं कि इक्वल मैग्नीट्यूड या अनइक्वल मैग्नीट्यूड। तो यहां पर कंडीशन वही रहेगी दोनों केस में, चाहे इक्वल मैग्नीट्यूड हो चाहे अनइक्वल हो, ऐसा नहीं कि इक्वल मैग्नीट्यूड में रिजल्ट कुछ और होगा, अनइक्वल में कुछ और होगा। अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, मतलब एक ही प्लेन में नहीं है, तो कम से कम आपको 4 वेक्टर चाहिए होंगे, कम से कम, मिनिमम, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकती है संख्या, वो आप नहीं बता सकते, कम से कम आपको 4 वेक्टर चाहिए होंगे उसका रिजल्टेंट 0 करने के लिए। तो इसे जरा समझ लेते हैं किस तरीके से, जैसे सपोज कर लिया यहां पर हम लोगों ने 3 डायमेंशनल वेक्टर देखा था, तो 3 डायमेंशन वेक्टर में जैसे अगर हम 3 वेक्टर ले लें, यहां पर एक वेक्टर ये वाला हो गया यहां पर ये, और इसको हमने कह दिया यहां पर ए एक्स, ठीक है, दूसरा वेक्टर हम ये वाला ले लें यहां पर, और ये हमने कह दिया यहां पर क्या है, ये ए एक्स है, और ये वाला हो गया वेक्टर ए वाई, ठीक है, और ये वाला वेक्टर हो गया ए जेड। 3 वेक्टर हैं, क्या ये तीनों कोप्लेनर है, नहीं है ना, अलग अलग प्लेन में होगा ना, एक एक्स प्लेन में है तो दूसरा यहाँ वाई प्लेन में है, वो सॉरी वाई एक्सिस में है और तीसरा जेड एक्सिस में। तो ये यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 एक प्लेन में हो सकते हैं, लेकिन तीसरा भी जुड़ गया ना उसमें, तो वो बाहर निकल आया ना इस डायरेक्शन में,
तो जो एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं उसमें जो भी वेक्टर्स होंगे एक्स वाई जेड, अगर तीनों को हम एक साथ लेंगे, जैसे कोई भी दो, हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था कि कोई भी दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, तीसरा जुड़ जाएगा तो देखना पड़ेगा कि वो उसी प्लेन में है या नहीं। जैसे यहां पर तीन वेक्टर्स थे तो ये एक ही प्लेन में लगाए गए, हम इसे 5 न्यूटन को ऐसे नहीं लगा रहे हैं, 5 न्यूटन उसी प्लेन में है, बोर्ड के ही प्लेन में। लेकिन यहां पर क्या है, y और z एक प्लेन में है, लेकिन जो ये x है वो x एक्सिस मतलब इस साइड में होगा, तो ये नॉन कोप्लेनर होंगे। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये ax है, ay एंड az, ये तीनों कैसे वेक्टर्स होंगे, अगर इनको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख दें तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स यहां पर रहेंगे, ठीक है। अब आपको यहां पर इनका रिजल्टेंट पता ही है कि इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो ऐसे होगा ना, ये जो हमने यहां पर बनाया है वेक्टर, ये वेक्टर कोई अलग से नहीं लगाया गया, ये इन तीनों का रिजल्टेंट है ए। मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, ए के बराबर, जो इन तीनों का रिजल्टेंट है। तो हमें ये चीज पता है पहले से कि जो ए होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड प्लस ए जेड स्क्वायर, ये होता है ना। तो हम इन तीनों की वैल्यूज को रखकर यहां पर ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब आप सोचो कि ये चाहे यहां पर तीनों बराबर हो, जैसे हम क्या पॉइंट समझा रहे हैं कि इसमें उसने क्यों नहीं लिखा इक्वल मैग्नीट्यूड या अनइक्वल मैग्नीट्यूड, क्योंकि चाहे इक्वल मैग्नीट्यूड हो चाहे अनइक्वल, क्या ए की वैल्यू कभी जीरो मिलेगी आपको, नहीं मिलेगी ना। अगर आप तीनों को मान लिया कोई भी मैग्नीट्यूड ले लो, 2 ले लो, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, सॉल्व करेंगे तब भी वहां पर कुछ वैल्यूज ही आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप यहां पर अलग अलग ले लो 2, 3, 4, तो भी सॉल्व करने पर जीरो तो नहीं आएगा। इसका मतलब अगर तीन वेक्टर्स यहां पर ये हमने लिए हैं नॉन कोप्लेनर, तो उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, इन तीनों का, अगर वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। हमने देख लिया चाहे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हो चाहे वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड को, लेकिन हमें क्या करना है, रिजल्टेंट जीरो करना है ना, क्या करना है, हाँ थोड़ा तेज बोला करो, कुछ लोग सोने लगते हो, जग जाएंगे इसी बहाने। तो यहां पर जो है जब आपको इसका जीरो करना है रिजल्टेंट, तो ये तीन का रिजल्टेंट ये होगा, तो जितनी वैल्यू इसकी है उतना ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम वेक्टर लगा दें, मतलब इस ए के अपोजिट हम लगा रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला जो वेक्टर लगाया गया, और ये भी मैग्नीट्यूड वाइज कितना होना चाहिए, ए। तो आप देखो तीन वेक्टर पहले से थे एक्स वाई और जेड, और चौथा हमने ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, ठीक है। कितने टोटल रिक्वायरमेंट हो गई वेक्टर्स की, 4 की रिक्वायरमेंट यहां पर हुई जीरो करने के लिए, ठीक है, क्लियर हो गया ना, 1 2 3 4। और जो लोग रेड वाला काउंट कर रहे हैं वो लोग अपना दिमाग खोल लें पहले, रेड वाला जो वेक्टर है वो अलग से नहीं लगाया गया, वो क्या है, रिजल्टेंट। जैसे ऐसे समझ लो तुम खड़े हो, तुमको दो लोग एक साथ मार रहे हो, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट ही तो तुम्हें फील होगा ना, एक नहीं 10 एक। तो रेड वाला क्या है, इन तीनों का रिजल्टेंट है, वो चौथा वेक्टर नहीं है, ये तो इन तीनों का नेट इफेक्ट होगा। जैसे अगर हम किसी भी बॉडी को 3 वेलोसिटीज देंगे तो वो 3 तरफ थोड़े चलेगी, कि 3 तरफ जाएगी, वो उन तीनों के रिजल्टेंट की तरफ जाएगी। तो ये जो रेड वाला है ये रिजल्टेंट है, इसलिए मैंने ये लिख दिया कि ये एक्स वाई जेड का रिजल्टेंट है। तो मान लिया ये 10 न्यूटन आ जाता, जैसे सपोज कर लिया ये जो ए है उसकी वैल्यू सॉल्व करने पर मान लिया 10 न्यूटन आती, तो फिर आपको ये ग्रीन वाला वेक्टर जो अलग से चौथा वेक्टर चाहिए होगा वो 10 न्यूटन का ही चाहिए होगा, और डायरेक्शन वाइज अपोजिट आपको लगाना पड़ेगा। तो अब इन तीनों का रिजल्टेंट 10 और उसके अपोजिट लगा दिया, ये 10 इस 10 को कैंसिल कर देगा और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मींस अगेन यहां पर जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो हो जाएगा चारों वेक्टर्स का, ठीक है। तो लिखना चाहें लिख सकते हैं अपने हिसाब से। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर। नोट कर लिया ना सभी ने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू व्हिच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने मैक्सिमम कंपोनेंट किए जा सकते हैं किसी भी वेक्टर के।
फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही होगा, इनफाइनाइट। अब यहां पर तुम्हें ध्यान देना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू विच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट। कुछ उसने और नहीं कहा, सिर्फ उसने कहा कितने उसमें पार्ट में कितने कंपोनेंट्स उसके किए जा सकते हैं। तो आप चाहे जितने कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा। जैसे मान लेते हैं ऐसे कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर, अब कोई वेक्टर यहां पर इस डायरेक्शन में है, ऐसे मान लेते हैं इसकी वैल्यू कुछ यहां पर है एफ। तो आप यहां पर ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो आप इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कर सकते हैं, और वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस 60। तो आपने यहां लिख दिया एफ कॉस 60। मान लेते हैं आपने यहां पर एक दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी होती और ये एंगल होता 30 डिग्री, तो आपसे कहा जाता है इसका कंपोनेंट करो इस डायरेक्शन में। तो एंगल साइड कंपोनेंट क्या होता है, कॉस। तो आप यहां पर क्या लिख लेते, एफ कॉस 30, अगर 30 डिग्री पर करना होता है इसका कंपोनेंट। अगर मान लिया इसी का यहां पर हम एक और लाइन ड्रॉ कर देते और हम कहते कि ये जो एंगल है ये मान लिया 10 डिग्री, तो अगर इस एफ का 10 डिग्री पर कंपोनेंट चाहिए तो आप क्या लिखते, एफ, उसके करस्पॉन्डिंग साइन कंपोनेंट भी आते रहेंगे। तो आपको किसी भी एंगल पर कंपोनेंट चाहिए एफ कॉस थीटा। तो ऐसे करते करते तो हम इनफाइनाइट बना सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ 10 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 1 2 3 4 5 6, वो चाहे जो भी ले लो, फिर 1 और 2 के बीच में 1.1 1.2 1.3, मतलब जितने भी करना चाहो उतने कंपोनेंट्स कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहां पर आप इनफाइनाइट कंपोनेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आप टिक कर लो, और इसमें कुछ करना है नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहां पर ऐसे याद रखो यहां पर कि कितने कंपोनेंट मैक्सिमम कर सकते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट्स कर सकते हैं। अब व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर, अब यहां पर देखो उसने एक टर्म लगा दिया रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनटू व्हिच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन इट्स ओन प्लेन। क्या होगा, फर्स्ट अगर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपको करने हैं उसी प्लेन में, खुद के ही प्लेन में, तो सिर्फ दो ही ऐसे कंपोनेंट होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मान लेते हैं यहां पर हमने एक वेक्टर लिया, ठीक है, ये एफ वेक्टर हो गया। तो अब इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने, तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा। थीटा एंगल पर ले लिया तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है ना, दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो गए। अब अगर आप सोचे हम और परपेंडिकुलर कर सकते हैं तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दो ही कंपोनेंट आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप सोचो कि इधर कर दें तो ये भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एफ साइन थीटा के, लेकिन ये इधर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं दो कंपोनेंट जो होंगे तो रिजल्टेंट उसके बीच में आएगा ना। तो रिजल्टेंट अगर यहां पर है तो एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, और वो दोनों होने चाहिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो दो ही बनेंगे ना, तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ दो कंपोनेंट कर सकते हैं। अब इसमें आपको कंडीशन ध्यान देना रहेगा, समझना रहेगा, तब क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्योंकि एक साथ सारी चीजें इसीलिए बताई कि हर एक क्वेश्चन को अलग अलग आप समझे। जैसे पीछे उसने कहा था रेक्टेंगुलर नहीं बोला था, उसने कहा कितने, सिर्फ उसने कह दिया कंपोनेंट कितने कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट। लेकिन अगर उसने कहा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इट्स ओन प्लेन, अपने ही प्लेन में, तो कितने होंगे, सिर्फ दो होंगे। अगले क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगेन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब आपस में सब परपेंडिकुलर होने चाहिए, इनटू व्हिच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन स्पेस। ये इनफाइनाइट हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन सिर्फ तीन कर सकते हैं। स्पेस का मतलब हो गया स्पेशियल वेक्टर, जो 3 डायमेंशनल वेक्टर था, और 3 डायमेंशनल वेक्टर में एक्स वाई और जेड तीन ही तो परपेंडिकुलर होंगे, उसके अलावा कोई परपेंडिकुलर आप देखो, उसमें ऐसा नहीं कि किसी एक के परपेंडिकुलर, वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे इसमें दो थे तो दो कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब जैसे आप सोचो कि आपने सोचा नहीं हम एक कंपोनेंट ये भी तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब ये कंपोनेंट करेंगे और दूसरा ये कंपोनेंट अगर आप ले लो, तो क्या ये रेड वाला ये येलो वाला दोनों परपेंडिकुलर होंगे? अगर आप रेड के परपेंडिकुलर डालोगे तो इधर आ जाएगा, तो अगेन दो ही तो हो पाएंगे। अगर ये और ये परपेंडिकुलर होते तो हम ऐसे बहुत सारे कर सकते थे, बट ऐसा होगा ही नहीं। तो परपेंडिकुलर सिर्फ दो ही हो सकते हैं आपस में। तो वैसे ही यहां पर क्या रहेगा, वैसे ही इस केस में अगर आप देखें तो जो हम एक्स वाई जेड बनाते हैं, ये किसी भी वेक्टर के यही ए एक्स ए वाई ए जेड तीन कंपोनेंट कर देते हैं ना हम, कोई भी वेक्टर है तो ये यहां पर अगर ए एक्स है,
ये यहां पर है ए वाई और ये यहां पर है ए जेड। तो ये तीनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब इसके अलावा कोई भी चौथा वेक्टर आप कंपोनेंट बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा नहीं, वो किसी एक के परपेंडिकुलर होगा तो दूसरे के नहीं होगा। जैसे अगर हम यहां पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें इस डायरेक्शन में और रिजल्टेंट हमारा इधर साइड में, तो पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा। रिजल्टेंट इनके एक साइड में, जैसे एक वेक्टर ऐसे दिखा है, एक वेक्टर इस तरीके से ऐसे, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ऐसे हम दिखाते हैं ना। तो इसका मतलब यहां से आप ध्यान रखेंगे, स्पेस में अगर उसने कहा है और साथ में उसने रेक्टेंगुलर कहा तो सीधे रट लो भाई। जैसे ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये 2 डायमेंशनल वाला केस पूछा और ये 3 डायमेंशन वाला। तो 2 डायमेंशन में हमने क्या किया था, ऐसे तो दो कंपोनेंट किए थे। जो ए था उसमें क्या था, ए एक्स एंड ए वाई, और जब 3 डायमेंशन था तो उसमें था ए एक्स ए वाई और ए जेड। तो सीधे याद कर लो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर कहेगा तो 2 डायमेंशन की बात होगी तो हम क्या कहेंगे 2, और अगर 3 डायमेंशन की बात होगी तो हम कह देंगे 3। यहां पर स्पेस की अगर बात करेगा वो, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर, यानी कि रेक्टेंगुलर आपस में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो स्पेस में 3 और प्लेन में 2। और अगर रेक्टेंगुलर टर्म हटा दो तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना बात? एक क्वेश्चन हम आपको और बोल रहे हैं, वो आप करेंगे यहां पर। टू वेक्टर्स, if two vectors A is equal to 2i plus 3j plus k cap and B is equal to minus 4i minus 6j and minus lambda k cap. Are parallel to each other. Are parallel to each other. Then value of lambda is. Then value of lambda is. तो यहां पर ऑप्शंस दिए गए आपको 0 और फिर आपको दिया गया 2, तो यहां पर आपको दिया गया है कि ए और बी जो ये दोनों वेक्टर्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं। अब जैसे आप सोचो, आपको एक परपेंडिकुलर वाला केस कराया गया था, तो परपेंडिकुलर वाला जो केस था वो तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर में हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर देते हैं, 0। डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर पैरेलल कहा जाएगा तब आप यहां पर क्या करेंगे, वो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि पैरेलल दे दिया गया तब लैम्डा कैसे निकालेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे इफ ए पैरेलल टू बी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल ये तभी हो सकते हैं जब इनके कोएफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो सबका बराबर हो, ठीक है। मतलब जो कोएफिशिएंट्स है, जैसे i का कोएफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ क्या है -4, तो अगर a और b पैरेलल हैं देन क्या कंडीशन आएगी, 2 डिवाइडेड बाई -4 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई -6 एंड 1 डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा। देखो क्या हमने किया, i के कंपोनेंट्स क्या है 2 और -4, तो 2 डिवाइडेड बाई -4, यहाँ 3 डिवाइडेड बाई -6 और यहाँ पर क्या है 1 डिवाइडेड बाई माइनस लैम्डा। ये आपस में बराबर होंगे अगर ये दोनों पैरेलल हैं। परपेंडिकुलर अगर कहा जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 करके निकालेंगे, और अगर पैरेलल कहा जाएगा तो आप ऐसे यहाँ पर रेशियो बराबर कर लेंगे। अब इसमें किसी को भी इक्वेट कर लो, चाहे सेकंड लास्ट वाले टर्म को चाहे सेकंड से इक्वेट करो चाहे फर्स्ट से, आंसर एक ही आना। तो जैसे अगर हम इन दोनों को ले लें यहाँ पर, इन दोनों को, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई मतलब -3/6 हो जाएगा और ये -1 अपान लैम्डा हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर कट कर देते हैं सीधे लिख देते, ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। तो ये भी ध्यान रखेंगे क्वेश्चन
ठीक है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, पैरेलल वाला अभी तक नहीं पूछा गया। तो मे भी परपेंडिकुलर का बहुत बार पूछा गया तो कभी हो सकता है पैरेलल का आ जाए। तो आप ध्यान रखेंगे पैरेलल में जस्ट आपको कोएफिशिएंट्स के रेशियो को बराबर करना है।